मेरा घर बहुत दूर है। अरे बेटा रो मत, एक काम करो, मेरे पास आओ, हम लोग इस बस में छिप जाएंगे, फिर वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। सच में आंटी, कोई नहीं ढूंढ पाएगा? हाँ हाँ पक्का, कोई नहीं ढूंढ पाएगा, आ जाओ। थैंक यू आंटी, पर मैंने तो आपको ढूंढ लिया। हाँ? मैं नंदिनी को बचाने के लिए बस के बाहर जाने लगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस को उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। हेलो अंकल, बाहर आओ ना, खेलो हमारे साथ। और शायद मुझे देखकर हंसे जा रहे थे। हेलो अंकल, बाहर आओ ना, खेलो हमारे साथ। उन आवाजों को सुन मैं इतना घबरा गया कि अपनी जगह से हिल भी ना पाया। पर थोड़ी ही देर बाद वो आवाजें आनी बंद हो गईं और गांव के लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं समझ गया था कि सुबह हो चुकी थी, तो मैं बस के बाहर निकलकर तुम्हारी मम्मी को आवाज लगाने लगा। पर वहां अब कोई नहीं था। मैं कई दिनों तक उसके लौटने का इंतजार करता रहा, पर वो नहीं लौटी। फिर जब गांव वालों ने मुझे बताया कि रात 7 बजे के बाद उन बाशिंदों के साथ नंदिनी भी शिकार पर आती है, तो मुझे इस गांव का एक गहरा राज समझ आया। क्या राज? यही कि जो लोग रात को इस गांव में आते हैं वो इसी गांव के रहने वाले थे, पर उनकी मौत के बाद वो ऐसे बन गए। मतलब कल जिसे मैंने देखा वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी बेटा, क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते, इंसान बनकर तो बिल्कुल नहीं। अपने पापा से बात करने के बाद देव के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी और वो उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ काकी की दुकान में बैठा हुआ था कि तभी हर तरफ से घंटे की आवाजें आना शुरू हो गईं। 7 बजने वाला है, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। चलो चलो, घंटा बज गया, निकलो अपने अपने घरों को। अरे बुढ़िया, तू फिर शुरू हो गई। बोला था ना ये सब फालतू की बातें। अरे बावड़े, दिमाग फिर गया है क्या तारा? जानता है ना, 7 बजे के बाद बाहर के ओवे है, कच्चा चबा जावेंगे वो बाशिंदे। अच्छा, और तुझे कैसे पता कि वो कच्चा चबा जावेंगे? क्योंकि आज तक जो भी रात को बाहर रुका है वो मारा ही गया है। अच्छा, फिर थारा राणा सा कैसे बच गया? हाँ, वो भी तो फंसा था ना रात को अपनी लुगाई के साथ। मैंने बोला ना, थारी फालतू बातें सुनने के लिए हमारे पास टेम ना है। जा निकल अब यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। इतना कहकर बब्बन वहां से चला गया, पर बब्बन की बात ने देव का ध्यान जरूर खींच लिया था। तो वो भी अब ये सोचने लगा था कि उस रात उसकी मम्मी तो मर गई, पर पापा कैसे बच गए। वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी काकी बोली, अरे छोरे, हाँ? बात ना सुनी क्या तूने हमारी? बोला ना घर निकल। जी काकी। तो देव हड़बड़ाता हुआ काकी की दुकान से बाहर निकल आया। वो घर के लिए निकलने ही वाला था कि उसके मन में एक और ख्याल आया और वो सीधा बब्बन के पीछे चल पड़ा। बब्बन भैया! हाँ? क्या हो गया छोरे, कहाँ भागा चला रहा है? वो मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। पूछ। वो अरे जल्दी बोल, पता है ना 7 बजने को है। तू घर नहीं पहुंचा तो थारा बाप सर पीट लेगा। वो आप वहाँ काकी को बोल रहे थे ना कि एक रात मेरे पापा और मम्मी बाहर रह गए थे और मम्मी को तो उन लोगों ने मार दिया था, पर पापा किसी तरह बच गए। अरे तुम्हारे पास मारी ही बात दोहराने आया है के? जल्दी पूछना के पूछने है तने। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपका भी घर उसी टूटी फूटी बस के पास है ना? हाँ तो आपने कुछ देखा था क्या? कमाल है, बाप अंधा कानून और बेटा सरलॉक। हाँ, देखा था, सब देखा था। कैसे उन बाशिंदों ने थारी माँ को नोच खाया था। खाना तो वो थारे बाप को भी चाहते थे, और थारा बाप साला बस में छिपा बैठा था और वो लोग न जाने क्यों अंदर ना जा पा रहे थे।
वो सारे लोग सूरज निकलने तक बस को घेरे खड़े थे। कोई बस को पीट रहा था तो कोई चीख रहा था, पर अंदर कोई ना जा पा रहा था। पर वो लोग घुस क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि 7 बज गए, बातचीत का टाइम खत्म। अब चल हमारे साथ। नहीं, मैं घर जाता हूँ। रे बावले, अब घर जाने का मौका खत्म हो गया। आधे रास्ते में ही कोई ना कोई नोच खावेगा तुझे। चल अब हमारे साथ। तो बब्बन देव को लेकर अपने घर चला गया। वहीं राणा सा अपने घर में परेशान हुए जा रहे थे। ये देव कहाँ रह गया? अब तक घर क्यों नहीं आया? काकी को पूछता हूं। हेलो काकी। हाँ राणा सा, मारे को लग ही रहा था कि थारा फोन आवेगा। सब लोग जा चुके हैं और दरवाजे खिड़कियां भी लगा ली हैं मैंने, इसलिए चिंता मत। काकी देव है क्या वहाँ? हाँ देव, वो तो कब का निकल गया यहाँ से। देव घर नहीं लौटा है क्या? तुम एक काम करो सा, बाकी लोगों को फोन करके पूछ ले, क्या पता देव किसी के यहाँ रुक गया हो। ठीक है। जहाँ राणा सा देव को हर जगह ढूंढे जा रहे थे, वहीं देव बब्बन के साथ उसके घर चला आया था। तो अभी वो दोनों साथ में बैठे ही थे कि देव को बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। बब्बन, ओ बब्बन, देख मैं आ गई। ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। सही पहचाना छोड़े, तारी मम्मी ही है बाहर। अब एक काम कर, यहीं रुक और यहाँ से तमाशा देख। तो बब्बन खिड़की के पास गया और पर्दे हटा दिए। हाँ छोरी, बुला रही थी ना मने? ले देख, मैं आ गया। कितना इंतजार कराता है तू। इंतजार? अरे अभी तो आई तू। मैं तो रोज ही आती हूँ, तू मुझसे कभी मिलता ही नहीं। अरे थारे से तो रोज बात करूं हूं मैं। हाँ, पर मिलने का मतलब बस बात करना थोड़ी होता है, करीब भी तो आना होता है ना। अच्छा, मारे करीब आना साता ने। और नहीं तो क्या, खोल ना दरवाजा। कमाल है छोरी, तू भी अपने राणा सा को इतनी जल्दी भूल गई। जो राणा सा देखेंगे नहीं, वो उन्हें पता कैसे चलेगा। कमाल है तू भी। वैसे थारे बेटे का क्या, वो तो देख सके है ना। ओफो बब्बन, तू भी ये क्या बातें करने लगा। हम दोनों के बीच में किसी दूसरे का क्या काम। जाना, दरवाजा खोल देना, मुझे तेरे से अच्छे से मिलना है। अच्छा चल ठीक है, खोल ही देता हूँ दरवाजा अब। तो बब्बन दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि देव बोला, बब्बन भैया दरवाजा मत खोलना, वो मेरी मम्मी नहीं है। अरे यो बात तो मने भी पता है, यो थारी माँ तो अब बिल्कुल ना रही। अरे बब्बन भैया, मैं सच कह रहा हूँ, वो इंसान नहीं है। वो इंसान है या नहीं, ये तुझे अभी पता चल जाएगा, तू बस देखता जा। तो इतना कहकर बब्बन ने दरवाजा खोल दिया और सामने खड़ी नंदिनी से बोला, हाँ छोरी, मिलना था ना तने मारे से, आजा अंदर आजा। बब्बन की बात सुनकर देव के तो होश ही उड़ गए, पर तभी कुछ अजीब हुआ। उसने देखा कि उसकी मम्मी दरवाजे पर तो खड़ी थी, पर दरवाजे से अंदर नहीं आ रही थी। क्या हो गया, रुक क्यों गई, आजा अंदर। नंदिनी कुछ देर तो वैसे ही खड़ी रही, पर फिर बोली, तू बाहर क्यों नहीं आ जाता बब्बन, मैं तुमसे यहीं मिल लूंगी। अरे अभी तो अंदर बुलाने को कह रही थी, अब बाहर बुला रही। देख छोरी, आना तो तुझे ही पड़ेगा, अब सोच ले। तू भी ना बब्बन, कितना इंतजार कराएगा, आ जाना बाहर। नंदिनी के जवाबों को सुनकर देव के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे, जैसे कि उसकी मम्मी घर के अंदर क्यों नहीं आ रही थी और वो बार बार बब्बन को बाहर आने को क्यों कह रही थी। देव धीरे धीरे बब्बन के पास पहुंच गया, पर इससे पहले कि वो बब्बन से कुछ पूछता, उसे नंदिनी ने देख लिया और वो बोली, अरे बेटा देव, तुम भी यहाँ हो, आओ ना, मम्मी से नहीं मिलोगे, कल हम मिल नहीं पाए थे ना, आ जाओ, आज मिलते हैं। देखो
बाहर तुम्हारे साथ खेलने के लिए इतने सारे बच्चे भी हैं। हम खूब मजे करेंगे। आ जाओ बेटा। नंदिनी और उसके साथ उन बच्चों की टोली को देखकर देव को डर तो बहुत लगा, पर उसने नंदिनी की बातों पर ध्यान न देते हुए बब्बन से पूछा, बब्बन भैया, दरवाजा तो खुला है और आपने मम्मी को अंदर आने को भी बोल दिया है, फिर वो अंदर क्यों नहीं आ रही हैं? और ये बच्चे भी बाहर ही खड़े हैं, क्यों? समझदार लगे तू, सही सवाल पूछना जाने। हाँ, मतलब यो कि जिस रात मैंने थारी माँ को मरते हुए देखा, उस रात मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर इन बाशिंदों ने थारे बाप को क्यों नहीं मारा, वो बस के अंदर क्यों ना गए। तो अगली सुबह मैं बस के अंदर गया, ये देखने कि आखिर वहां ऐसा था क्या जिसने उन बाशिंदों को रोक दिया था। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर फिर मुझे जवाब मिल गया। क्या जवाब? वो देख। हाँ? यो है रुद्राक्ष की माला। यही वो चीज थी जिसने थारे बाप की जान बचाई थी। बस के अंदर यही लटकी हुई थी। मुझे इसके पीछे की वजह तो ना मालूम है, पर इतना जरूर पता है कि इस रुद्राक्ष की माला को दरवाजे पे टांग दो तो ये साले चाके भी घर के अंदर नहीं घुस पाएंगे। सच में? और नहीं तो के। तो आपको पक्का पता है कि ये इसी रुद्राक्ष के कारण अंदर नहीं आते हैं? रुद्राक्ष उतार के दिखाऊं? देखेगा क्या होता है? हाँ? नहीं नहीं नहीं। छोरे, यो कोई पहली बार नहीं कराया मैंने। सारी जांच करने के बाद ही अपने दरवाजे पे टांगा है इस रुद्राक्ष को, समझ गया? ये ले, थारे बाप ने फोन मिला दिया। हेलो, हाँ राणा सा, हाँ हाँ, चिंता ना करो, थारा छोरा हमारे पास ही है और पूरी तरह सुरक्षित है। चलो, शुभ रात्रि। ये तुझे यार, सानू ने बोला था पुराना सिक्का चाहिए, तो मैं अपने पापा के सिक्के ले आया था। पापा के सिक्के? हाँ, वो पुरानी चीजें खरीदा करते थे, तो सारे पुराने सिक्के भी इकट्ठा करके रखे हुए थे। हाँ, पर फिर भी ये सिक्का 100-200 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ, तुझे भी लगता है क्या इसी सिक्के में कुछ है? हो तो सकता है। तेरे पापा को ये सिक्का किसने बेचा था, कुछ आइडिया है? लिखा होगा रजिस्टर में, देखता हूँ। तो चंदन ने अपने पापा का रजिस्टर खोल लिया। एक काम कर, ये बॉक्स खोलना, सेकंड लास्ट वाले का नंबर पढ़ के बताना। G199। रुक, G199। हाँ, ये रहा। ये क्या आखिरी सिक्का था क्या? इसके आगे के एंट्रीज ब्लैंक क्यों हैं? अब हाँ, उसके बाद पापा ने दुकान बंद कर दी थी, तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो एनीवे, ये रही सारी डिटेल्स। डेट 13 मार्च 2012। 2012, ये तो बहुत पहले की बात है। नेम मनीष। एक सेकंड, वो फोटो दिखाना राधिका वाली। हाँ, ये रही। ये देख, नीचे क्या लिखा है, अपलोडेड बाय मनीष। हो सकता है ये राधिका को जानता हो। हाँ, और राधिका ने बताया था कि वो 2012 में मरी थी। ये सिक्का भी तभी बेचा गया है। मतलब हो ना हो, राधिका, मनीष और इस सिक्के में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। एक काम करते हैं, ये मनीष का जो एड्रेस लिखा है ना, यहां जाकर देखते हैं। ठीक है। तब से खटखटा रहे हैं, एड्रेस सही तो है ना? यार, इसमें तो यही एड्रेस था। कोई है? हेलो, कोई? राधिका? यस राधिका? यस, आई एम राधिका। कौन हो आप लोग और मुझे कैसे जानते हो? राधिका, ये सिक्का
ये तुम लोगों के पास कैसे आया? क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन हो तुम लोग? राधिका, क्या हम प्लीज बैठ के बात कर सकते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है एंड वी बिलीव कि उसके पीछे का रीजन ये सिक्का ही है। ओके, प्लीज कम इन। तो चंदन और पंडित घर के अंदर चले गए। अब बताओ, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? एंड हाउ डू यू नो कि ये सिक्का मेरा ही था? दरअसल हम तो खुद हैरान है आपको देखकर, क्योंकि हम तो यहाँ किसी मनीष को ढूंढने आए थे। मनीष? तुम मनीष को कैसे जानते हो? एक्चुअली 13 साल पहले उस मनीष ने ही मेरे पापा को ये सिक्का बेचा था, तो डिटेल्स में उसने अपना एड्रेस भी दिया था, पर शायद वो एड्रेस आपका था। नहीं, ये एड्रेस उसका ही है। हाँ, पर ये तो आपका घर है ना? ही इज माई हस्बैंड। हाँ? ओ अच्छा, ओके। एक सेकेंड, अगर तुम यहाँ मनीष को ढूंढने आए थे तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता था? तुमने मुझे देखते ही मेरा नाम ले लिया, कैसे? इस फोटो को देखिए, ये आप ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। पर ये फोटो कहाँ से मिली तुम्हें? दरअसल ये सब परसों रात से शुरू हुआ। हमारा एक फ्रेंड है सानू, उसने प्लान बनाया कि हम किसी आत्मा को बुलाएंगे, और उसने मुझसे एक पुराना सिक्का लाने को कहा, तो मैंने उसे ये सिक्का दे दिया। इसके बाद जो आत्मा आई उसने अपना नाम राधिका बताया। व्हाट? उसने बताया कि उसकी मौत 2012 में हुई थी और वो गायत्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट थी। यहीं से इंफॉर्मेशन ट्रेस करते करते हमें आपकी फोटो मिली। व्हाट द हेल? ये मेरी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा था तुम्हें? एनीवेज, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद चंदन ने राधिका को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद राधिका बोली, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग। मुझे लगा था ये सिक्का अब मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। डैम इट। राधिका, इस सिक्के की क्या कहानी है? ये सिक्का आपको कहाँ से मिला? ये सब कुछ 13 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं अपने दोस्तों के साथ आदि बद्री गई थी। आदि बद्री? हरियाणा? मुझे ये सिक्का वही जमीन पर पड़ा मिला था। सिक्के का डिजाइन काफी अलग सा था, और चूंकि मुझे एंटीक चीजों का शौक है तो मैं वो सिक्का अपने साथ ले आई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर फिर अजीब सी चीजें होने लगी। अजीब मतलब? पता नहीं, पर मुझे हमेशा ऐसा लगने लगा मानो मेरे आसपास कोई है, या कोई मुझे देख रहा है। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब मुझे वो सपना आया तो आई लॉस्ट इट। सपना? कैसा सपना? उस रात मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मैं जल्दी सो गई। पर कुछ ही देर बाद मैंने सपने में खुद को ही सोते हुए देखा, पर मैं वहां अकेली नहीं थी। पहले तो मुझे किसी के पांव दिखे जो कीचड़ से सने हुए थे। उसने एक पुराना सा कोई चोगा डाला हुआ था जो जगह जगह से फट चुका था। उसका शरीर किसी बूढ़े आदमी जैसा था, और दाढ़ी सफेद और घनी। पर झटका तो मुझे तब लगा जब मैंने उसके हाथ देखे। उसके हाथों में बेड़ियां बंधी हुई थी, मानो वो कोई कैदी हो। सपने में ही सही, पर मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी वो बोला, मेरा सिक्का वापस दे दे, वरना अंजाम बुरा होगा। मेरा सिक्का वापस दे दे, वरना अंजाम बुरा होगा। हाँ, ये बात तो सिक्के ने हमसे भी कही थी। अब सॉरी, आप बताओ फिर क्या हुआ? उस सपने से मैं इतना डर गई कि मैंने अगले दिन ही मनीष को इस सिक्का फेंकने को कहा था, पर शायद उसने इस सिक्के को फेंकने की बजाय आप लोगों को बेच दिया। एंड दैट इज हाउ ये सिक्का चंदन के पास आ गया। वेल, ये सब कुछ सुनने के बाद इतना तो पक्का है कि इस सिक्के के पीछे कुछ और ही राज है। हाँ, पर पता कैसे करें? गूगल करके देखते हैं। लेट्स सी क्या पता चलता है। ला, सिक्का दे। हाँ, ये ले। क्या कुछ आया क्या? मैंने कहा था ना, ये कोई 100-200 साल पुराना सिक्का नहीं है। मतलब कब का सिक्का है ये? आज से 5000 साल पहले का।
सिंधु घाटी सभ्यता का सिक्का है ये। और वैसे तो ये सिक्का है भी नहीं, एक तरह की सील है जिसका इस्तेमाल व्यापार में पैसों की तरह किया जाता था। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर इतना पुराना सिक्का मुझे कैसे मिल गया? उसका भी कोई रीजन होगा। राधिका, आप आदि बद्री गई थी ना, वहीं मिला ना आपको ये सिक्का? चलो देखा जाए आदि बद्री और इस सिक्के का क्या कनेक्शन है। राधिका, आपका लैपटॉप यूज कर लूं? हाँ श्योर। अब गूगल पे सर्च करते हैं, रिलेशन बिटवीन सील कॉइन्स एंड आदि बद्री। क्या आया? एक डॉक्यूमेंट्री बनी है इस पर, देखते हैं क्या पता चलता है इसमें। हजारों वर्ष पूर्व एक महान योगी थे, ऋषि वर्चस। वेदों के ज्ञाता, देवराज इंद्र के अखंड भक्त। उनकी तपस्या में ऐसा तेज था कि स्वयं देवराज इंद्र भी उनकी बात नहीं ठुकरा पाते थे। परंतु एक वर्ष ऐसा आया कि वहां के एक समृद्ध राज्य पर अकाल टूट पड़ा। धरती फट गई, नदियां सूख गईं और आसमान से बारिश होनी भी बंद हो गई। फिर तो ऐसा हाहाकार मचा कि लोग दौड़कर योगी वर्चस के पास आ गए और उनसे विनती करके बोले, कृपया देवराज से वर्षा की प्रार्थना कीजिए ऋषिवर, हमें बचा लीजिए। तो आखिरकार योगी मान गए और बोले, ठीक है, मैं यज्ञ करूंगा और तब तक यज्ञ करूंगा जब तक स्वयं देवराज इंद्र यहां आकर तुम्हारे कष्ट नहीं हर लेते। इस तरह योगी वर्चस ने लगातार 7 माह तक यज्ञ किया और फिर इंद्र प्रसन्न हुए, मेघ गरजे और वो सूखी पड़ी नदियां फिर से बहने लगी। हर ओर हरियाली छा गई, जीवन फिर से लौट आया। तो इसके बाद योगी वर्चस ने कहा, अब मुझे मेरी दक्षिणा दो। परंतु गांव वालों ने उनकी हंसी उड़ा दी, उनका अपमान तो किया ही, साथ ही दक्षिणा देने से भी इनकार कर दिया। वो बोले, अरे तुमने क्या किया है, ये सब तो प्रकृति का खेल है, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। इस पर अपमान में जलकर योगी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने कहा, अगर मेरे अपमान की क्षमा नहीं मांगोगे तो श्राप लगेगा इस राज्य को और सूख जाएगी ये नदी। पर लोग तो उल्टा क्रोधित हो उठे और रोष में भरकर उन्होंने ऋषि वर्चस को जंजीरों में बांधकर उसी नदी में फेंक दिया और कहा, ए ढोंगी, अगर तेरे श्राप में शक्ति है तो नदी तुरंत सूख जाएगी और तू डूबेगा नहीं। परंतु अगर तू डूब गया तो तेरा श्राप भी झूठा, तेरा यज्ञ भी झूठा और तू भी झूठा। उसके बाद पूरी दुनिया तुझे ऐसे ऋषि के रूप में जानेगी जो सूखी नदी में डूबकर मर गया था। भाई सुना क्या बोला ये? वो आत्मा जब अपन से राधिका बंद के बात कर रहा था, उसने भी यही कहा था कि उसकी मौत सूखी नदी में डूबने से हुई थी। आगे देखते हैं। आदर न मिला, बस उपहास मिला। ऋषि वर्चस का घोर अपमान हुआ और योगी अपमान को सह न सके और उस नदी में डूबते हुए उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, मैं ऋषि वर्चस इस पूरे राज्य को श्राप देता हूं। सूख जाएगी ये नदी, नष्ट हो जाएगी ये सभ्यता, हर नाम हर निशान मिट्टी में मिल जाएगा। रह जाएगा तो केवल मेरा श्राप जो हर क्षण इस संसार को याद दिलाता रहेगा कि यहाँ एक योगी का अपमान हुआ था। और फिर वैसा ही हुआ। पहले नदी सूखी, फिर धरती, फिर जीवन। अंत में आखिरी बचे कुछ बुजुर्गों ने कहा, ऋषि वर्चस की दक्षिणा दे दो वरना ये श्राप कभी नहीं मिटेगा। तो लोग इकट्ठा हुए और उस सूखी नदी के बीचों बीच
एक वज्र स्थापित किया और उसके चारों ओर शहर का सारा धन समर्पित कर दिया। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न लोग बचे, न ही सभ्यता। लेकिन उस समर्पण के कुछ महीनों बाद उस बंजर जमीन पर एक नई धारा बहनी शुरू हुई। आज उस नदी को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। वेट, घग्गर नदी, ये तो वही नदी है जहां से मैंने सिक्का उठाया था। मतलब ये सिक्का ऋषि वर्चस को दी हुई दक्षिणा का ही हिस्सा है। शायद इसीलिए उन्होंने आपके सपने में आकर इसे लौटा देने को कहा था। बट हम सिक्का लौटाएंगे कैसे? I mean, कहाँ लौटाएंगे? शायद आप भूल रही हो राधिका, उन लोगों ने भी ऋषि वर्चस को दक्षिणा दी थी। ओह यस, यू आर राइट। अरे क्या राइट? मुझे भी तो कुछ समझाओ। याद कर चंदन, गांव वालों ने वज्र स्थापित करके वहां पर अपनी दक्षिणा दी थी। ओ हाँ, इसका मतलब हमें भी ये सिक्का वहीं जाकर लौटाना है। पर हम उस जगह को ढूंढेंगे कैसे? हो ना हो ये जगह आदि बद्री में ही है। पहले वहां पहुंचते हैं, रास्ते में सब पता कर लेंगे। तो वो लोग कुछ ही वक्त में आदि बद्री पहुंच गए। और तो और उन्होंने उस वज्र वाली जगह भी ढूंढ ली थी। भाई भले ही पत्थर से बनाओ, पर देख एकदम वज्र लग रहा है। राधिका, ये कॉइन तुमने ही उठाया था, बेहतर होगा इसे तुम ही लौटाओ। हे ऋषि वर्चस, मेरी भूल को माफ कर देना। मैं आपका सिक्का आपको लौटाती हूँ। अब क्या पता कैसे चलेगा कि सब कुछ ठीक हो गया? हाँ पंडित, अबे सानू फोन कर रहा है। तो उठा ले भाई। हेलो सानू। कहाँ है बे चंदन साले? मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चला गया? मेरी क्या हालत हुई थी भूल गया है क्या? कहाँ है तू? सूखी नदी आया था भाई, तेरे पाप धोने।